हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, ट्रेड। ज्योग्राफी बुक ग्रेड 12 से। सबसे पहले ट्रेड। हमारे जो चैप्टर्स थे 3 और 4, उसमें हमने जाना सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में। अब आप ये जानते हो कि जब हम वॉलंटरली मतलब अपनी मर्जी से चीजों का या सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज यानी आदान प्रदान करते हैं, तो हम उसे कहते हैं ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार। बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी, भिन्नता देखने को मिलेगी। रिलीफ जो हमारा लैंडस्केप होता है, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल्स, पूरी दुनिया के अंदर इन्हीं डाइवर्सिटीज के कारण अलग अलग रीजन्स जो हैं वो एक भिन्नता दिखाते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में और इंडस्ट्रियल गुड्स में। कुछ चीजें कहीं होती हैं पैदावार, कुछ चीजें किसी स्टेट में होती हैं, तो अलग अलग जगह डिपेंड करता है कि वहां का मौसम कैसा है, वहां का क्या कहते हैं लैंडस्केप कैसा है, किस तरीके की वहां पे आपको मिनरल्स मिलते हैं। अब डिफरेंट कंट्रीज की क्या होती है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है चीजों को लेकर, सर्विसेज को लेकर। तो जब भी इस तरीके का एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज में आपस में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तब हम उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और यही जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जब ये कंट्री के अंदर होता है तो ये कहलाता है इंटरनल ट्रेड, यानी कि जो अंदरूनी व्यापार है, हमारा अपना कंट्री के अंदर का जो व्यापार होता है वो होता है इंटरनल ट्रेड। दो कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखते हैं यहाँ दिया हुआ है हिस्ट्री क्या है ट्रेड। पहले जमाने में जो ट्रांसपोर्टेशन होता था गुड्स का, बहुत लंबे डिस्टेंसेस वाली जगहों पर वो पॉसिबल नहीं था। तो क्या हुआ, जो व्यापार था वो सीमित रह गया लोकल मार्केट तक से। अब लोग जो है अपनी बेसिक जो जरूरतें होती हैं, यानी रोटी कपड़ा जो होता है, उसके लिए खर्च करते थे। शुरुआती फॉर्म जो ट्रेड की थी, प्रिमिटिव सोसाइटी जब थी, तब उस टाइम पे जो शुरुआत हुई ट्रेड की, वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक्चुअली चीजों को एक्सचेंज किया जाता है। मतलब तुम मुझे अनाज दो, उसके बदले में मैं तुमको चावल दूंगा, या मैं तुमको कोई ग्रेन दूंगा। तो इस तरीके से चीजों के बदले में चीजों का जो एक्सचेंज होता था वो कहलाता था बार्टर सिस्टम। आज भी जो बहुत ही रिमोट एरियाज हैं, ऐसे बहुत जो अंदरूनी इलाके हैं इंडिया के, वहां पर इस तरीके से चीजों का जो एक्सचेंज है वो अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग आज भी होता है। जॉनविल फेयर जो है वो लगता है जागी रोड के पास, लगभग 32 किलोमीटर दूर गुवाहाटी से, जहां आज भी बार्टर सिस्टम चलता है। यहाँ जो है, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, वो अपनी जो जरूरत है उसके हिसाब से चीजों का एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा जो एक्सचेंज है गुड्स का, उसने जो है, मतलब खाली एक्सचेंज गुड्स का जो होता है, उसके अलावा जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, उसने भी काफी ज्यादा योगदान दिया है डेवलपमेंट में अलग अलग कल्चर्स के। ये जो ट्रेड रिलेशंस हैं, ये एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है, जो कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में होता था। जैसे इंडियंस, चाइनीज, अरब्स, रोमन्स, यूरोपियंस, इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, खास तौर से जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस हैं उनके डेवलपमेंट। एक ऐसा रूट जो कि पास होता है चाइना और साउथ वेस्ट एशिया के बीच में, उसे कहते हैं सिल्क रूट। ये देखिए, आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है सिल्क रूट, इस लाइन के माध्यम से ये जो दिखा रहे हैं, ये है आपका सिल्क रूट, जो कि बेसिकली चाइना और साउथ वेस्ट एशिया के बीच में होता है। जो कैरमा पास करता था इस रूट का, वो बेसिकली ट्रेड करता था सिल्क में, आयरन से बनी चीजों में, और स्पाइसेस यानी मसालों में। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति किसी भी कंट्री की डिपेंड करती है मेनली कि उसके जो इकोनॉमिक रिलेशंस है दूसरी कंट्री के साथ वो कैसी है, इस पर पूरी कंट्री की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसे माना जाता है कि एक सबसे बड़ा वर्किंग फोर्स है उस नेशन के डेवलपमेंट के। तब अगर आपका किसी दूसरे कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो ये एक तरह से आपका वर्किंग फोर्स माना जाता है नेशन की डेवलपमेंट के लिए। जो
हद है और जो नेचर है नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये पूरी तरह से डिपेंड करती है किस तरीके का, कितना बड़ा जो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या ट्रेड की कंडीशंस है। इकोनॉमिक हिस्ट्री है अलग अलग कंट्रीज की, तो ये बताती है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है अफेक्ट करता है, असर डालता है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो आयात निर्यात होता है, उसे जो है बहुत जरूरी मानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब जैसे रॉ मटेरियल है, टेक्निकल जानकारी है, इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, ये सब हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इंपोर्ट से, यानी हम बाहर से अपने कंट्री में मंगाना। ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं नेशनल डेवलपमेंट। जब हमें नॉलेज हो जाएगी नेशनल रिसोर्सेज, इंपोर्टेड गुड्स की, रॉ मटेरियल की और टेक्निकल नॉलेज की, तो क्या है, इससे जो भी चीजें प्रोड्यूस होंगी या जो भी सर्विसेज बनेंगी वो हम फिर उन्हें निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आता है नेसेसिटी ऑफ ट्रेड। ट्रेड की जरूरत क्या है, व्यापार की जरूरत क्यों? ट्रेड जो है बेसिकली ओरिजिनेट कब हुआ या कहां से हुआ? जब नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट, यानी कि जरूरत हमें समझ में लगी कि हाँ भाई हमें इन चीजों की जरूरत है, चाहे वो सर्विसेज हो या गुड्स हो, किसी भी रीजन के हमें अगर उनकी जरूरत लगी, वहीं से ट्रेड की शुरुआत। जो एग्जिस्टेंस है ट्रेड की वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट्स के स्पेशलाइजेशन पे। बाई चांस अगर कोई कंट्री ऑप्ट करती है स्पेशलाइजेशन के लिए, खास तौर से गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में, तो वो जो है दोनों ही कंट्रीज के लिए फायदेमंद होगा। अब जैसे आज के प्रेजेंट डे में ट्रेड को हम आधार मानते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक एसोसिएशन का। जो आधार है इकोनॉमिक कंडीशन का किसी भी कंट्री का, वो उसका वर्किंग फोर्स माना जाता है। दोनों ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यह भी हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जरूरी जो रॉ मटेरियल है, टेक्निकल नॉलेज है, इक्विपमेंट है, मशीन्स है, ये सब इंपोर्ट करी जाती हैं और इनको इंपोर्टेड थिंग्स को हम इस्तेमाल करके जो भी प्रोसेस्ड गुड्स या सर्विसेज बनते हैं फिर हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। 18th सेंचुरी तक जो भी चीजें इंडिया में प्रिपेयर करी जाती थी वो एक्सपोर्ट कर दी जाती थी, बाहर भेज दी जाती थी अरब कंट्रीज और यूरोप में। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि एक औद्योगिक क्रांति आई, तो जो और जिससे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो एक कहीं ना कहीं ओवरऑल चेंज आया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जब इनके में डेवलपमेंट हुआ तो अब इंडियन ट्रेड जो था वो डिस्टेंट कंट्रीज के साथ और बढ़ गया। 20th सेंचुरी के बाद के पार्ट में अगर कहें तो जो पुराना पैटर्न चला आ रहा था उसमें काफी बदलाव हुआ। जब इंडिया ने अपनाई एक नीति लिबरलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन की, तो जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, यानी एक विकासशील देश है, ये इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट हो गया कि अब ये जो है और जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ कंपटीशन कर सकता है। पहले जो है इंडिया ने ये नीतियां नहीं थी इंडिया में, मतलब वो लोग सिर्फ बाहर को छोड़ के अपनी ही कंट्री में जो बन रही है चीजें उनको प्रमोट कर रहे थे, जिससे यहाँ की जो एक बिजनेस है वो फल फूल सके। लेकिन उससे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बंद हो गया। तो इसको रिलैक्स करने के लिए, इसको जो है सही करने के लिए दोबारा से जो पॉलिसी अपनाई गई वो थी पॉलिसी लिबरलाइजेशन की, छूट देने की, ग्लोबलाइजेशन यानी कि बाहर भी जो क्या हो रहा है उसके साथ डीलिंग करने की, और प्राइवेटाइजेशन खाली गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, प्राइवेट उसमें भी दिया जाएगा। इससे क्या हुआ, जो हमारी कंट्री है वो काफी ज्यादा फिर कंपटीशन दे पा रही थी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज के उनको। जो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजंस लिए गए वो काफी ज्यादा फेवरेबल माने गए, मतलब आपको उससे फायदा हुआ। जो प्रपोर्शन था ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेड का वो कम होता जा रहा था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट जो है खास तौर से सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर सेक्टर की है वो बढ़ती जा रही है। इंडिया में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था, इसलिए जो डायरेक्शन था ट्रेड का वो काफी हद तक बदलाव हुआ जैसे जैसे समय बदलता गया।
अब देखते हैं चेंजिंग डायरेक्शन जो इंडियन फॉरेन ट्रेड के थे। एक लगातार चेंज जो है वो देखने को मिला। इंडिया फॉरेन ट्रेड जो था उसके जिस डायरेक्शन में वो किया जा रहा था उसमें काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला। पहले जमाने में बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडियन स्पाइसेस की, ड्राई फ्रूट्स की, सिल्क से बने टेक्सटाइल्स की और ज्वेल्स की वर्ल्ड मार्केट में। और इंडिया जो है ज्यादातर बहुत सारी जो कंट्रीज थी वर्ल्ड की उनसे इसी वजह से कनेक्टेड था। फिर दूसरी स्टेज जो आई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नतीजे के कारण, जो कि हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान, जो प्राइमरी गुड्स थे अब वो जो है इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते थे, जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में इंपोर्ट करी जाती थी ब्रिटेन के द्वारा। जब वहां ब्रिटेन से जो है इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भेजे जाते थे और यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स हैं, प्राइमरी गुड्स हैं, वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। तीसरी स्टेज आई जब इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हुई इंडिपेंडेंस के बाद। फॉरेन ट्रेड जो है उसको डायरेक्टली बहुत फायदा हुआ क्योंकि डेवलपमेंट हुआ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। खास तौर से 1991 के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई थी उससे इन जो ट्रेड था उसको काफी ज्यादा फायदा हुआ। अब इंडिया का जो है सॉफ्टवेयर सेक्टर में खास तौर से बहुत ज्यादा उसका विस्तार हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। फिर आता है आपका इंडिया का फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इंडिया ने जो है एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज है, सब बहुत अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यूथ पावर है पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया जो है वो ट्रेड से कनेक्टेड है ज्यादातर जितनी भी कंट्रीज है पूरी दुनिया के अंदर उनसे। फॉरेन ट्रेड का बहुत बड़ा योगदान है खास तौर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इंडिया के। जैसे जैसे समय बीतता गया बदलाव देखने को मिले जो फॉरेन ट्रेड होता है इंडिया के अंदर उसमें कई चेंजेस हमें देखने को मिले। जैसे एक्सचेंज जो पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस का होता था, इंडस्ट्रियल गुड्स का, सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, डोमेस्टिक गुड्स, इन सब में भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को। मशीन्स हो गई, मशीन टूल्स हो गए, केमिकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, वेपन्स औजार औजार कह लो, हथियार कह लो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, एटॉमिक मशीन्स हैं, गोल्ड, इलेक्ट्रिक मशीनरी, डायमंड, पर्ल्स, ये सब इंपोर्ट किए जाते हैं डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, वहां। वही दूसरी तरफ कॉटन और कॉटन क्लॉथ, रबर, ग्लास, उससे बने प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मेटेलिक प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, ये सब जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सॉफ्ट वुड हो गई, केमिकल्स हैं, मशीनरी हैं, ये सब होते हैं इंपोर्ट यूएसए से, कनाडा से, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। जबकि सॉफ्टवेयर सर्विसेज, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्म इम्प्लीमेंट, ये सब जो है हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। फिर मिनरल, पेपर पल्प, पेपर, वुल, मिनरल ऑयल, टी, ये इंपोर्ट होती है साउथ अमेरिकन कंट्रीज से जैसे ब्राजील, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, पनामा, वेनेजुएला। जबकि इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है? मैन मेड हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और काफी हद तक सेम प्रोडक्शन होती है, इसलिए बहुत कम फॉरेन ट्रेड होता है इन कंट्रीज के साथ। मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, रॉक फॉस्फेट है, काफी कीमती जो ज्वेल्स होते हैं वो वेस्ट एशियन कंट्रीज जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, यहाँ से जो है आते हैं। वही इंडिया एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, मीट, बिल्डिंग मटेरियल और सर्विसेज, जो कि उनकी जहाँ की रिक्वायरमेंट है, या आईटी सर्विसेज जो है इन कंट्रीज को प्रोवाइड कराता है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीनरी, टाइप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इंपोर्ट होते हैं ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया इनको क्या एक्सपोर्ट करता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ऐसी कंट्रीज जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहती है एक दूसरे से। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ट्रीटी साइन करी है अलग अलग कंट्रीज के साथ या अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन के साथ, ताकि अपना इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसे बढ़ाया जा सके। नतीजा क्या हुआ कि जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसका जो स्पैन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है।